अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए 1970 की एक कत्ल की तफ्तीशी कहानी सुनते हैं जिसके रावी हैं इंस्पेक्टर चेकर। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उन दिनों मैं जमपुर में CIA में इंस्पेक्टर तैनात था। एक सुबह मैं जब अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, साहब, मैं प्रकाश लॉज का मैनेजर नारायण शेट्टी बोल रहा हूँ। हमारे लॉज में एक औरत का खून हो गया है, आप फ़ौरन आ जाएं। मैं आ रहा हूँ, ये कहकर मैंने रिसीवर रखा और अपने साथ सब इंस्पेक्टर कांत को लेकर लॉज में पहुँच गया। प्रकाश लॉज चंबूर की घनी आबादी के इलाके में था और हमारे सेंटर से नज़दीकी था, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में देर न लगी। मैनेजर शेट्टी और दीगर कारकुन गेट पर हमारे इंतज़ार में ही मौजूद थे। हमने वहाँ पहुँचते ही तफ्तीश की भागदौड़ संभाल ली। प्रकाश लॉज के रूम नंबर 8 के पलंग पर नीम उरिया हालत में एक जवान औरत की लाश पड़ी थी। इस औरत के पेट में किसी धारदार चीज़ के निशान मौजूद थे। शेट्टी के बयान के मुताबिक वो औरत एक आदमी के साथ पिछली रात लगभग 10 बजे आई थी। लिबास और वज़ीक़ते से वो तवाइफ लगती थी। हमने सबसे पहले लॉज के मैनेजर शेट्टी और दीगर नौकरों से पूछगछ का आगाज़ किया। लॉज के रजिस्टर में मिस्टर एंड मिसेस दीपक शर्मा लिखा हुआ था और दिल्ली का पता भी दर्ज था, लेकिन रजिस्टर में लिखा हुआ नाम और पता झूठा भी हो सकता था। मैंने लाश का मुआयना किया। पेट पर चाकू के जख्म लग रहे थे। औरत के गले में ना तो मंगलसूत्र था और न माथे पर टीका, न हाथों में चूड़ियाँ। इसी वजह से वो गैर शादीशुदा मालूम हो रही थी। शायद पिछली रात को लॉज में आने वाला शख्स दिल्ली से किसी तवाइफ को बम्बई ले आया होगा, लेकिन अगर वो सचमुच दिल्ली से ही आया था तो कमरे में कोई सामान क्यों नहीं था? कमरे में सिर्फ उस औरत के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। मेरे जहन में यही सवाल उठ रहे थे। मैंने इस औरत के कपड़ों पर लॉन्ड्री के निशान की तलाश की, लेकिन किसी भी कपड़े पर कोई निशान नहीं मिला। अलबत्ता उस कमरे में रखी हुई एक मेज़ पर एस्ट्रे में सिगरेट के कुछ अधजले टुकड़े पड़े हुए थे, जो चार मीनार और विल्स वगैरह सिगरेटों के थे। उस मेज़ पर एक पर्स भी रखा हुआ था, जिसमें 110 रुपये 40 पैसे थे। पर्स में गुलाबी रंग के पाउडर की एक डबिया, एक चाबी, एक छोटी कंघी, निरोध का एक पूरा पैकेट और एक कलाई घड़ी भी थी। इसके अलावा एक माचिस और एक विल्स सिगरेट का पैकेट भी था। अब मैं इस औरत के साथ आए हुए शख्स दीपक शर्मा के बारे में सोचने लगा। दीपक शर्मा उस शख्स का असली नाम होगा, ये भी ज़रूरी नहीं था। वो दिल्ली का रहने वाला भी था या नहीं, ये सब ख्यालात मेरे जहन को परेशान कर रहे थे। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि ये औरत अगर तवाइफ है तो किस इलाके की हो सकती है? कोई भी तवाइफ जिस इलाके में काम करती है, उसी इलाके का कोई होटल भी पसंद करती है। मैंने लॉज के मैनेजर शेट्टी से पूछा, कल रात जो शख्स इस औरत के साथ आया था, क्या वो इससे पहले भी आपके लॉज में आया था? नहीं साहब, शेट्टी ने अदब से जवाब दिया, दोनों इस लॉज में पहली बार आए थे। इन दोनों को कमरा देते वक्त काउंटर पर कौन मौजूद था? मैं ही था जनाब। जब उस शख्स ने दिल्ली का पता लिखवाया तो तुम्हें किसी किस्म का कोई शक तो नहीं हुआ? शक? किस बात का? उसने दिल्ली का पता लिखवाया, लेकिन इस कमरे में ना तो कोई सूटकेस है और ना कोई ब्रीफकेस। ऐसी सूरत में तो आपको शक करना चाहिए कि आदमी दिल्ली या बम्बई से आए और उसके पास कोई बैग या ब्रीफकेस ना हो। मेरे इस सवाल का जवाब शेट्टी दे न सका तो मैं समझ गया कि शेट्टी कहीं न कहीं झूठ बोल रहा है। सोचते सोचते मेरा ध्यान कमरे की एक बंद खिड़की की तरफ गया। इस खिड़की के पास एक ताला और चाबी रखी हुई थी और वो 8 नंबर के कमरे का ताला और चाबी थी। मेरे दिमाग में वो दोनों चीज़ें खटकने लगीं। दीपक कमरे से बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद किए बगैर क्यों गया होगा? कातिल कभी दरवाज़ा बंद करके ताला लगाना नहीं भूल सकता। दीपक ने ताला नहीं लगाया तो क्यों?
जानबूझकर ताला न लगाने का क्या मकसद हो सकता है? पिछली रात को लॉज के एक नौकर सनी ने दीपक के लिए कमरा खोला था। मैंने सनी से पूछा, ये ताला यहाँ किसने रखा है? कल रात मैंने कमरे का ताला खोलकर वहाँ रखा था साहब। हम लोग हमेशा वहीं ताला रखते हैं। रात को दीपक ने बियर और विस्की ली थी, पर कमरे में खाली बोतलें भी नजर नहीं आ रही थीं। बाद में पंचनामे के वक्त वो बोतलें टूटी हुई हालत में बाथरूम में मिलीं। कमरे में रखे हुए दोनों कांच के गिलास भी तोड़ दिए गए थे। बाथरूम में कांच के टुकड़े देखकर मैं समझ गया कि दीपक ने कमरे का ताला क्यों बंद नहीं किया। दरअसल दीपक अपने पीछे कत्ल का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। गिलास और बोतलें तोड़कर दीपक ने अपनी उंगलियों के निशानात मिटा दिए थे। इसने कमरे के ताले को छुआ तक नहीं, सिर्फ दरवाज़ा बंद करके चला गया। कमरे की जांच के दौरान में पलंग के नीचे हमें एक कागज़ का टुकड़ा मिला। मैंने इस कागज़ के टुकड़े को सीधा करके देखा। मैं समझ गया कि ये कागज़ फरसान, सेब और चिवड़े का नमकीन का ही हो सकता है। इस पर छपा हुआ भी था, जिन सेवा फरसान मार्ट, बम्बई। पता पड़ने के बाद मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कांत से कहा, इस मामूली कागज़ से मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लड़की बाइकला के पास ही काम करती होगी। बाइकला के पास यानी कमाटीपुरा। दीपक कल रात 10 बजे यहाँ आया है। मुझे ऐसा लगता है कि नागपाड़ा वो यहाँ टैक्सी में आया होगा, क्योंकि जो औरत शक्ल सूरत से तवाइफ लगती हो, ऐसी औरत के साथ कोई बस में सफ़र नहीं कर सकता। कुछ सोचकर मैं दोबारा सब इंस्पेक्टर कांत से बोला, मेरा ख्याल है कि ये तवाइफ रेड लाइट एरिया की ही होना चाहिए, क्योंकि नागपाड़ा बाइकला के पास ही है। मुझे ये भी गुमान होता है कि इस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर आएगी, क्योंकि रात भर के लिए बाहर गई हुई लड़की जब सुबह को नहीं लौटेगी तो कोई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जाकर ज़रूर रिपोर्ट लिखवाएगा। हमारी गाड़ी नागपुरा पुलिस स्टेशन की जानिब तेज़ी से रवाना हो गई। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शेख अपने केबिन में मौजूद थे। उन्होंने हमें अंदर आते देखकर कहा, गुड मॉर्निंग सर, आज आप यहाँ? गुड मॉर्निंग शेख, यूँ ही कुछ काम था। ज़रा अपने ड्यूटी अफसर को बुलाइए, मुझे लापता की इंक्वायरी चाहिए। ड्यूटी अफसर मोहे को बुलाया गया। मोहे जब केबिन में दाखिल हुआ तो शेख ने उससे कहा, मोहे जी, सुबह आप ही ड्यूटी पर थे ना? जी हाँ। आज आपके पास किसी पेशा करने वाली औरत का केस तो नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं आया। शेख, मैंने शेख को मुखातिब करते हुए कहा, अगर इस किस्म का कोई केस आपके यहाँ आए तो मुझे ज़रूर इतला देना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सर, मैं आपको ज़रूर इतला दूंगा, शेख ने जवाब दिया। 3 दिन गुजर गए, लेकिन तफ्तीश के बावजूद कोई सुराग हाथ न आया और केस ज्यों का त्यों था। मैं इस केस के बारे में सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। गुड मॉर्निंग सर, मैं शेख बोल रहा हूँ। हाँ कहिए शेख साहब। साहब, हमारे यहाँ अभी एक मिसिंग कंप्लेंट आई है। एक धंधा करने वाली औरत लापता है। कब से लापता है? वो इतवार की रात को एक कस्टमर के साथ गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ से लापता है? फारिस रोड से। शेख साहब, आप कंप्लेंट दर्ज करें, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया और सब इंस्पेक्टर कांत से कहा, कांत, लाइन मिल गई है। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के चार्ज रूम में 40-42 साल की एक औरत ड्यूटी अफसर के सामने बैठी थी। इंस्पेक्टर शेख ने मामूली पूछगछ के बाद इस औरत को चार्ज रूम में बिठा रखा था। इस औरत के साथ एक नौजवान गोपाल भी था, जो फारिस रोड विदिक चाल की तवाइफों का एजेंट था। एक खास गाहक के तौर पर वो दीपक को जानता था। जयकर ने बैठते ही उस औरत से पूछा, क्या नाम है तेरा? विमला। क्या काम करती है? मैं घरवाली हूँ साहब। कहाँ पेशा चलता है तेरा? फारिस रोड पर। तेरे यहाँ की कौन सी औरत लापता है और उसका नाम क्या है? शीला। कब से लापता है? साहब,
पिछले इतवार को वो एक आदमी के साथ बाहर गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। वो आदमी तो तुम्हारी जान पहचान का होगा ना? जी हाँ। क्या नाम है उसका? दीपक बाबू। कहाँ रहता है ये दीपक बाबू? ये तो मैं भी नहीं जानती साहब। अच्छा, मुझे सारी बातें तफसील से बताओ। ये कहकर मैंने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई। विमला थोड़ी देर तो खामोश रही, फिर इसने खामोशी को तोड़कर जो कुछ बताया वो इस तरह से था। विमला फारिस रोड की बिदक चाल में तवाइफ घर चलाती थी। वो घरवाली यानी तवाइफ घर की मालिकन थी। इसके यहाँ 6 जवान लड़कियां मौजूद थीं। विमला के तवाइफ घर में आने से पहले शीला गंगाबाई के तवाइफ घर में काम करती थी। बाद में उसके और गंगाबाई के दरमियान कुछ तकरार हो गई और वो विमला के यहाँ आ गई। शीला जब गंगाबाई के यहाँ थी तो इससे भी पहले एक दीपक नामी नौजवान वहाँ आया करता था। दीपक गंगाबाई के यहाँ लक्ष्मी नामी एक लड़की के लिए आया करता था। बाद में जब लक्ष्मी वहाँ से कहीं और चली गई और शीला वहाँ आ गई तो दीपक शीला को पसंद करने लगा। फिर वो शीला के लिए गंगाबाई के यहाँ आने जाने लगा। शीला के विमला के यहाँ आने के बाद दीपक का गंगाबाई के यहाँ आना जाना बंद हो गया। कुछ दिन बाद दीपक हर दूसरे तीसरे दिन शीला के पास विमला के यहाँ आने जाने लगा। उसे वो अक्सर कीमती तोहफे, साड़ी वगैरह देता रहता था। अक्सर वो शीला को ले जाकर किसी होटल में टाइम स्पेंड करता था। वो शीला का दीवाना हो चुका था। अक्सर वो इससे शादी का जिक्र करता, लेकिन शीला सुनी अनसुनी कर देती। इतवार 15 नवंबर को रात के 9 बजे के करीब दीपक शीला के पास आया और हमेशा की तरह उससे बाहर चलने को कहा। शीला तैयार हुई और विमला को बताकर दीपक के साथ चली गई। बुध की सुबह तक शीला नहीं आई तो विमला फिक्रमंद हो गई। अब मेरा ध्यान प्रकाश लाज के मैनेजर शेट्टी और लक्ष्मी की तरफ गया। दीपक तकरीबन 7-8 बार प्रकाश लाज गया था। जाहिर है कि इतनी बार जाने से शेट्टी दीपक को जान गया होगा, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? और ये लक्ष्मी जो गंगा भाई के यहाँ पेशा करती थी कहाँ गायब हो गई? कहीं दीपक तो उसे भगा कर नहीं ले गया? मैंने दिल में सोचा और खड़े होते हुए विमला से कहा, चलो मुझे तुम्हारे घर चलना है। हमारी गाड़ी 5 मिनट में ही बिदक चाल के सामने आकर रुक गई। हम विमला के साथ उसके घर में दाखिल हुए। मैंने घर में चारों तरफ एक तायराना नजर डाली। वहाँ की दीवारों पर तवाइफों की रंगीन तस्वीरें टंगी हुई थीं। इन्हीं तस्वीरों में से एक शीला की भी थी। मैंने विमला से शीला का सामान लाने को कहा और वो उसका एक संदूक उठाकर ले आई। शीला के संदूक में रुपए वगैरह और दीगर सामान था। इसी सामान में कुछ इनलैंड लेटर भी मिले। ताज्जुब की बात यह थी कि इन 4 खतों पर जहाँ से वो भेजे गए थे वहाँ का पता नहीं था। डाकखाने की मोहरों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो सारे खत दिल्ली के अलग अलग डाकखानों में छोड़े गए थे। इन 4 खतों के साथ ही शीला और दीपक की एक साथ खींची गई कुछ तस्वीरें भी हमें मिली। शीला का संदूक और दीगर चीज़ें यानी कि खत और तस्वीर वगैरह मैंने अपने कब्जे में ले ली। अब मैंने वापस आकर विजिलेंस ब्रांच के इंस्पेक्टर अतरवार से रब्ता कायम किया और इनके फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, मुझे कुछ मालूमात चाहिए। फारस स्टेशन के आसपास कोई तवाइफ घर है क्या? फारस स्टेशन के आसपास? जी हाँ, मगर बात क्या है? थोड़ा सा काम है। उस बिल्डिंग का नाम क्या है? अचानक मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने कहा, अच्छा रहने दो, मुझे कुछ याद सा आ रहा है। और ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर मैंने सामने ही खड़े हुए सब इंस्पेक्टर कांत से कहा, ये लक्ष्मी कौन है? कैसी है? ये रात को इंक्वायरी करने पर पता चलेगा। विमला और गोपाल के अस्पताल से वापस आने के बाद विमला को घर भेज दीजिए और गोपाल को रोक लीजिए। गोपाल यकीनन लक्ष्मी को जानता होगा, इसको साथ लेकर चलेंगे। रात को ठीक 10 बजे मैं अपनी पार्टी के साथ फारस स्टेशन के पास पहुंचा। गोपाल भी हमारे साथ था। इंस्पेक्टर अतरावान ने हमें इस बिल्डिंग का और इसके आसपास का नक्शा बता दिया था। बिल्डिंग का भी आलीशान थी। सादे लिबास में
हमारी पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची तो वहाँ ज़लज़ला सा आ गया। मैंने एक ब्लॉक के दरवाजे पर लगी हुई कारबेल बजाई। 2-3 मिनट के बाद एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ और मेरे साथ मेरी पार्टी भी। जिस नौजवान ने दरवाज़ा खोला था, मैंने उससे पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है। इस ब्लॉक के दरवाजे के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका नाम सुंदर था। वो प्राथल कीपर था। उसने हमें बताया। अगले चंद मिनट बाद ही लक्ष्मी नमूदार हुई। पहले तय किए गए इशारे के मुताबिक गोपाल के खांसने से मैं समझ गया कि ये सामने खड़ी हुई औरत ही लक्ष्मी है। मैंने गौर से लक्ष्मी को देखा और फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। दीपक कहाँ है? दीपक? लक्ष्मी ने बमुश्किल तमाम दीपक कहा, फिर संभल कर बोली, मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोलो लक्ष्मी, मुझे मालूम है कि दीपक यहाँ आता है। सच बताओ, कब आया था वो तुम्हारे पास? भगवान कसम साहब, सचमुच दीपक यहाँ नहीं आया। मैं फिर कहता हूँ, झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रही हूँ सरकार, उसे इस जगह का बिल्कुल पता नहीं मालूम। तब मैं फारिस रोड पर थी तो वो अक्सर वहाँ आया करता था, लेकिन यहाँ कभी नहीं आया। मैं अपने तजुर्बे की वजह से समझ गया कि लक्ष्मी सच बोल रही है। मैंने सवाल किया, तुम उसके साथ रात के लिए किस होटल में जाती थी? हम कोलाबा जाते थे। इस होटल का नाम क्या है? साहब, इस होटल का नाम अंग्रेजी में है, मैं बता नहीं पाऊंगी। और भी कहीं जाती थी? जी हाँ, चंबूर के प्रकाश लॉज में। प्रकाश लॉज का मैनेजर दीपक को तो ज़रूर जानता होगा। जी हाँ। मैंने लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और फिर कुछ सोचने के बाद मैंने सुंदर को भी अपने साथ ले लिया। अब हमारी गाड़ी चंबूर की तरफ दौड़ने लगी। प्रकाश लॉज पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए। मैंने लॉज से कुछ फासले पर स्टेशन वैगन रुकवाई और सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को साथ लेकर लॉज में दाखिल हो गया। चेटी लॉज के नौकर सनी और सुनीत से बातचीत कर रहा था। इसके सामने मेज पर विस्की का एक गिलास रखा हुआ था। मुझे देखकर शेट्टी सकते में आ गया। मैंने जेब से दीपक और शीला का फोटो निकालकर शेट्टी को दिखाते हुए कहा, शेट्टी, इतवार की रात को जो शख्स इस लड़की को यहाँ लाया था वो यही है? शेट्टी ने फोटो हाथ में लेकर देखा तो इसकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो बदन में खून नहीं। जी हाँ साहब, यही है वो दीपक। इतवार की रात को यही शख्स इस लड़की को यहाँ लाया था। उस दिन तुमने इसे पहली बार देखा था? जी हाँ साहब। शेट्टी के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने एक जोरदार हाथ उसकी कनपटी पर मारा। शेट्टी की नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने एक सिपाही को इशारे से बाहर बैठे हुए गोपाल, लक्ष्मी और सुंदर को बुला लाने के लिए भेजा। लक्ष्मी को देखते ही शेट्टी ने हथियार डाल दिए और वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, मैं दीपक को जानता हूँ। शेट्टी ने जो हमें मालूमात फराहम की वो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास तो नहीं थी, मगर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो सच बोल रहा है। कुछ सोचकर मैंने शेट्टी से कहा, देखो शेट्टी, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। एक बात याद रखना, अगर दीपक के बारे में तुमको कुछ मालूमात आइंदा हासिल हो तो मुझे ज़रूर खबर करना। जी हाँ साहब, मैं आपको ज़रूर खबर करूँगा। 1 हफ्ता और बीत गया। शदीद और कड़ी पूछताछ के बावजूद दीपक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। दीपक को उसके बिल से निकालने के लिए मैंने ये किया कि दीपक के बारे में जितनी भी ज़रूरी मालूमात थी उन्हें मैंने दीपक के फ़ोटो के साथ टीवी सेंटर को भेज दिया। रोज़ाना शाम की खबरें ख़त्म होते ही दीपक की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर झलकने लगती। टीवी अनाउंसर कहता, दीपक शर्मा। दीपक शर्मा नाम के इस शख्स की तलाश पुलिस को है। इस शख्स के बारे में अगर किसी को कुछ मालूम हो तो वो सीआईडी इंस्पेक्टर जयकर से रब्ता कायम करे। अगर ये शख्स कहीं दिखाई दे तो अपने नज़दीकी थाने में इतला दीजिए। मैंने शीला के कत्ल केस की वजह से दिमागी तनाव महसूस किया। मेरे ज़हन में हर वक्त यही केस चकराता रहता था
और इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली और घर पर आराम करने लगा। उन्हीं दिनों इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में टेस्ट मैच खेलने के लिए आई हुई थी। 24 दिसंबर की बात है। दिल्ली में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में तकरीबन 30,000 लोग मैच देख रहे थे और भारत के लाखों क्रिकेट के शौकीन टीवी पर भी ये मैच देख रहे थे। मेरे घर में भी मेरे खानदान के अफराद और कुछ मेहमान ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर बोथम के कमाल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था। यकायक शोर सुनकर मैं उठ बैठा। मुँह हाथ धोकर चाय का कप हाथ में लिए मैं भी ड्राइंग रूम में आ बैठा। खेल खत्म होने ही वाला था। तभी बोथम ने चौथा छक्का जमाया। इसके साथ ही खेल खत्म हो गया। नॉट आउट बोथम। तालियों के शोर में पवेलियन की तरफ बढ़ने लगा। तमाशाइयों का जोशो खरोश टीवी कैमरा बारीकी से स्नैप कर रहा था। बोथम पवेलियन के पास आ पहुंचे। पवेलियन के गेट के पास ही एक स्टैंड था जहां सैकड़ों तमाशाई तालियां बजा बजा कर बोथम का इस्तकबाल कर रहे थे। कैमरा घूम रहा था। स्टैंड का मंजर टीवी पर दिखाई दे रहा था। अचानक अरे अरे ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और टीवी तक पहुंच गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। स्टैंड पर जहां तमाशाई जोशो खरोश से तालियां पीट रहे थे, इन्हीं तमाशाइयों में मुझे महीने भर से परेशान करने वाला शख्स दीपक भी मौजूद था। फिरोज शाह कोटला मैदान पर अचानक टीवी पर दिखाई देने वाले दीपक ने मुझे सचमुच हैरत में डाल दिया था। मैं बेइंतहा हैरत ज़दा था। बोथम पवेलियन के दाखिली दरवाजे तक पहुंचे। इसी दरवाजे के पास स्टैंड पर दीपक खड़ा था। इसी स्टैंड के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। मैं, सब इंस्पेक्टर कांत और हवलदार सालवी इसी रात को 9 बजे हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 25 दिसंबर की सुबह को मैंने दिल्ली क्राइम ब्रांच जाकर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और उनकी इस केस के सिलसिले में मदद मांगी। कमिश्नर साहब ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मल्होत्रा को बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी और मैं और मेरे साथी के लिए हर किस्म की पुलिस इमदाद के ऑर्डर आ गए। मैंने मल्होत्रा से कहा, मैं स्टेडियम और टीवी सेंटर चलना चाहता हूँ। आइए चलते हैं। ठीक 11:30 बजे हम स्टेडियम पहुँचे। उस दिन छुट्टी होने के बावजूद पुलिस वहाँ मौजूद थी। स्टेडियम के दफ्तर में दाखिल होकर इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने मेरा तारुफ मैनेजर से कराया। तारुफ होने के बाद मैंने अपना मुद्दा बयान किया। मिस्टर मेहरा, हमें आपके स्टेडियम की तफ्तीश करनी है। बम्बई की जेल से एक मुलजिम फरार हो गया है। वो शायद मैच देखने के लिए कल यहाँ आएगा। वो कहाँ बैठकर मैच देखेगा मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझे सिर्फ इतना मालूम करना है कि वो जिस स्टैंड में बैठेगा वहाँ जाने के लिए रास्ते कितने हैं और कौन कौन से हैं। वो स्टैंड डेली टिकट का है या सीज़न टिकट का। आप मुझे मैदान में ले चलिए और मैं स्टेडियम के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ मैं जाकर उस जगह को देखना चाहता हूँ। आइए साहब, मेहरा ने कहा। मैदान में आते ही जितनी खुशी बोथम को 4 छक्के मारने से नहीं हुई होगी, उसे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे हुई। पवेलियन के दरवाजे और स्टैंड के दरमियान का फासला में नापने लगा। मिस्टर मेहरा, इस सामने वाले स्टैंड का नाम क्या है? वेस्ट स्टैंड। गुड, मैंने कहा और आराम से एक सिगरेट सुलगाकर इस जगह का बारीक पीनी से मुआयना करने लगा। फिर मैं वेस्ट स्टैंड की सीढ़ियाँ गिनने लगा। मेरा अंदाज़ा था कि दीपक नीचे से ऊपर 5वीं या 6ठी लाइन में दिखाई दिया था मुझे। मिस्टर मेहरा, इस वेस्ट स्टैंड पर आने वाले तमाशाइयों के पास डेली टिकट होते हैं या सीज़न टिकट? सीज़न टिकट। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि इस स्टैंड तक आने के लिए कहाँ कहाँ से रास्ते हैं। मेहरा की रहनुमाई में
मैंने हर रास्ते का बगौर मुआयना किया। मेहरा का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं और मल्होत्रा दिल्ली टीवी सेंटर रवाना हो गए। दोपहर को 2 बजे टीवी सेंटर पहुंचकर मैंने और मल्होत्रा ने असिस्टेंट डायरेक्टर सबूत राय से मुलाकात की। मैंने अपना मकसद बयान किया और कल के टेस्ट मैच का आखिरी हिस्सा टीवी पर दोबारा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। थोड़ी देर में मैं और मल्होत्रा सबूत राय के साथ टीवी सेंटर के ट्रायल रूम में और मिनी थिएटर में दाखिल हुए। मैं बड़े गौर से स्क्रीन पर मैच का आखिरी हिस्सा देख रहा था। जैसे ही बहुत हम पवेलियन की तरफ वापस बढ़ने लगे, वेस्ट स्टैंड के तमाशाई तालियों से उसका इस्तकबाल करने लगे। उन्हीं में एक दीपक था। दीपक को देखकर मैं चिल्लाया, स्टॉप स्टॉप। फिल्म रुकी और टीवी पर दीपक की तस्वीर नुमाया हो गई। मैं ये देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। हमने एक मुजरिम को ढूंढ निकाला था। हमारी कोशिशें बारावर हुई थीं। तमाम रात मैंने बेचैनी से गुजारी। सुबह को 9 बजे मेहरा के साथ मैं और मल्होत्रा स्टेडियम में दाखिल हुए। मैंने वेस्ट स्टैंड के बीच में आकर नीचे से 5वीं लाइन में दीपक कहाँ बैठेगा इसका अंदाज़ा करके 6ठी लाइन में एक सीट पर सालवी को बिठाया। प्लान यही था कि इस सीट पर बैठने के लिए कोई सीजन टिकट वाला आता तो मल्होत्रा उसे दूसरी जगह बिठाने का इंतज़ाम करते। इससे पहले ही दीपक आ गया तो मामला साफ ही था। दिल्ली पुलिस, जिसे दीपक की तस्वीर कल मिल चुकी थी, वेस्ट स्टैंड के ही इर्द गिर्द मौजूद थी। मैं, सब इंस्पेक्टर कांत और सालवी ने तो जैसे दीपक को अपनी आंखों में बसा रखा था। वेस्ट स्टैंड के इस हिस्से में पहुंचने के लिए जो 2 सीढ़ियां थीं, इनमें से एक के पास वाली सीट पर मैं बैठा था और दूसरी पर सब इंस्पेक्टर कांत। तमाशाइयों का हिजूम अंदर दाखिल होना शुरू हुआ। मेरे हाथ में अखबार था। सीढ़ियों से आने वाले हर शख्स का मैं बारीक बीनी से मुआयना कर रहा था। अचानक मेरी आंखों की चमक बढ़ गई। दीपक सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर आया और अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। दीपक को देखते ही मैं उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं दीपक के पास पहुंचा और मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, दीपक। अपना नाम सुनते ही दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। पलक झपकते ही मेरा फौलादी हाथ दीपक की कलाई पर था। घबराया हुआ दीपक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में दिल्ली पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसे मेहरा के ऑफिस में लाया गया। वहाँ मैंने इस पर सवालात की बारिश कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस शख्स का नाम दीपक तो था, मगर वो शर्मा नहीं था। वो बम्बई का शातिर जेब कतरा था। इस धंधे से हासिल की हुई रकम वो तवाइफों में उड़ाता था। दीपक शीला से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर शीला इसको सिर्फ एक कस्टमर समझती थी और इसे शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। दीपक ने शीला से कई बार शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर शीला न मानी। तो दीपक का दिल बेकाबू होने लगा और एक दिन उसने ये सोचकर कि शीला अगर उससे शादी नहीं करती तो उसे जिंदा रहने का हक भी नहीं, शीला को इस दुनिया से मिटा देने का फैसला कर लिया। 15 नवंबर की रात 9 बजे के करीब दीपक फॉरेस्ट रोड पर शीला से मिला और उसको रात भर के लिए साथ लेकर टैक्सी में चल पड़ा। रास्ते में उसने शराब खरीदी। जनता फरसान मार्ट से फरसान भी खरीदा। फिर प्रकाश लॉज में उसने शेटी से कमरा नंबर 8 बुक कर लिया। कमरे में आकर दीपक ने बियर की 2 बोतलें मंगवाईं और शीला के साथ बियर और विस्की पीने लगा। रात को 1 बजे उसने कमरे की बत्ती बुझाई और नाइट लैंप जला लिया और फिर जब शीला थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो गई तो दीपक 4 बजे तक सिगरेट फूंकता रहा। इसके बाद वो धीरे से बिस्तर से उठा और कुर्सी पर रखी हुई अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला। बड़ी आहिस्तगी और एहतियात से उसने उसे खोला। शीला बिस्तर पर सोई हुई थी। दीपक ने आखिरी बार शीला का चेहरा देखा, फिर दाएं हाथ में खुला चाकू उठाकर और बाएं हाथ से शीला का मुंह दबाकर उसके पेट पर लगातार 3 वार किए। शीला बेबसी से हाथ पांव पटकने लगी और फिर थोड़ी देर बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर दीपक बाथरूम में जा घुसा। उसने खून लगा हुआ चाकू धो डाला और बियर और विस्की की बोतलें
कम से कम आवाज़ करते हुए फोड़ दी। इसके बाद दीपक हाथ मुंह धोकर तैयार होकर कुर्सी पर बैठा सिगरेट फूंकता रहा। सुबह को 6:15 बजे दीपक कमरे से बाहर निकला। उंगलियों के निशान के डर से उसने ताले को छुआ तक नहीं, सिर्फ दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। लॉज के बाहर आकर दीपक ने टैक्सी ली और साइन पहुंचा। वहां टैक्सी छोड़कर वो वापस हाईवे पर आ गया। वहां के नाले में उतरकर उसने जेब में रखा हुआ चाकू फेंक दिया। फिर टैक्सी पकड़कर वो दावर चौपाटी पर आ गया और फिर वो दिल्ली रवाना हो गया। दीपक ने अपने बयान के आखिर में कहा, साहब, शीला मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसका मुझे बहुत अफसोस था, मगर उसको मारकर मैंने अपने दुखों से निजात पाई, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। ये सुनकर मैंने कहा, दीपक, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों की दुनिया में कमी नहीं है, ये जानते हुए भी कि शीला एक तवाइफ थी। तुमने उससे मोहब्बत की और शादी की ख्वाहिश जाहिर की और फिर नाकाम होकर तुमने उसको कत्ल किया, जिसकी तुम्हें खुशी महसूस हो रही है। ये तुम्हारी नादानी नहीं तो और क्या है कि अब तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा होगा। क्या तुम उस वक्त भी खुशी महसूस करोगे? मेरी ये बात सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गर्दन झुका ली। बहुत देर तक उसने अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाई, जैसे उसकी गर्दन फांसी के फंदे में झूल रही हो।